अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम ओ टू स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और स्पोर्ट्स के एक नए प्रोग्राम, कुछ नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। तो आपको जैसे इल्म है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद है और टी20 सीरीज जीतने के बाद टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई ओवरऑल, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जिम्बाब्वे का काफी कमजोर हरीफ है बिलमुकाबिल पाकिस्तान की। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुखरुफ मुमताज खान, उनको मैं खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। साथ ही हुमायूं नज़ीर मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम अस्सलाम अहमद, क्या हाल है? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही अवैस खटक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जी अहमद, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आगाज करना चाहूंगा ज़ुखरुफ से। ज़ुखरुफ, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और जिस तरह एक तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा क्योंकि जिम्बाब्वे जो है उनके कुछ की प्लेयर्स भी मिसिंग थे इस टेस्ट साइड से। और दूसरा, अगर आप पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मुआवजा करें तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान काफी मजबूत हरीफ है बिलमुकाबिल जिम्बाब्वे के। कैसे पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी को देख रहे हैं? जी अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया और सभी देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने-अपने घरों में महफूज़ होंगे और आपका ये जो माह मुबारक है, ये अच्छा गुज़र रहा होगा। और टेस्ट मैचेस का दौर चल रहा है जी। क्रिकेट बड़े ज़ोर-शोर से चल रही है, गो कि वो उतनी एक्साइटेड नहीं है क्रिकेट जितनी होनी चाहिए, चाहे हम पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे की बात करें, श्रीलंका बांग्लादेश की बात करें, आईपीएल की बात करें या कहीं भी और क्रिकेट खेली जा रही है, क्योंकि क्रिकेट का जो बड़ा गहरा ताल्लुक है वो अवाम के साथ है और अवाम का ना होना एक बड़ा बैड इम्पैक्ट शो करता है। बट ऑब्वियसली ये कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनसे इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द निपट लेंगे और फिर दोबारा से वो रौनकें बहाल हो जाएंगी। जहां तक बात रही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की, तो ये जिम्बाब्वे ने जो टी20 में पाकिस्तान को एक मैच हराया, पाकिस्तान को शिकस्त दी और उसके बाद जिस तरह से बातें हुई और जिस तरह से लोगों ने तबसरे किए, स्पेशली मुझे तो मैं तो खैर क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ, इस गेम का स्टूडेंट हूँ, हमेशा सीखता हूँ। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब आपके जो एक्स क्रिकेटर्स और स्पेशली टेस्ट क्रिकेटर्स अजीबो-गरीब किस्म के तबसरे कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हमें बड़ी टॉन्ट भी मारते हैं और बड़ी बातें भी सुनाते हैं कि आप लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली, आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र का पता नहीं, हमने बड़ी क्रिकेट भी खेली हुई है और बड़ी चीज़ें भी हैं। तो खैर जो भी है, लेकिन इसको किसी ज़ाती चीज़ का या ज़ाती अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि उस टी20 के बाद क्या हुआ, फिर जब हम इस टेस्ट मैच में आए तो ठीक है, इमरान भट्ट ने और आबिद अली ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया। इस पे पाकिस्तान को वर्कआउट करने की ज़रूरत है और मॉडर्न डे क्रिकेट में आपका आजकल 4 का जो रन रेट है, 3.5-4 का वो चल रहा होता है और डे एंड पे 350-300 रन्स होते हैं। इस एरिया में पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इस तरह के अजीबो-गरीब कमेंट्स पढ़ते हैं या सुनते हैं कि जी आबिद अली वापस आ गए, बड़े कमज़ोर हरीफ के खिलाफ परफ़ॉर्म किया, इमरान भट्ट को फिर चांस दे दिया जी, उन्होंने कमज़ोर हरीफ के खिलाफ परफ़ॉर्म किया और अज़हर अली से ओपनिंग करानी चाहिए, वो ओपनर हैं, नीचे किसी और प्लेयर को खिलाना चाहिए। तो मुझे तो आज तक अहमद यही बात समझ नहीं आ सकी कि जो चीज़ हो रही होती है, यानी जो क्रिकेट हो रही है और जो प्लेइंग 11 है, हम उस पे क्यों बात नहीं करते? हम क्यों दाएँ-बाएँ, शाएँ करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं। तो भाई जो चीज़ हो रही है, जो प्लेइंग 11 है, जो मैच चल रहा है, किसी ने सेंचुरी की, किसी ने 91 रन्स बनाए, कोई 65, कोई 40 बना के आउट हो गया, आप उस पे बात करें। रिज़वान को जिस तरह मूसा रब्बानी ने बोल्ड किया, आप उस पे बात करें कि बैट एंड पैड में गैप था या टाइमिंग सही नहीं थी या वो लेट आए। इस पे आप बात करें, आप इस पे बात करें कि किन-किन एरियाज़ पे फ़हीम को मज़ीद काम करना चाहिए, वो बेहतर हो सकते हैं। बाबर का गोल्डन डक हुआ, ठीक है, एक मैच में हम उनको माफ़ी दे सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। अज़हर अली तो कितना ग्रो कर गए हैं या कितना वो सँभल गए हैं, इस तरह की चीज़ों पे बात करें। साजिद खान ने अगर पहली इनिंग्स में उस तरह का इम्पैक्ट शो नहीं किया पहले मैच में, तो क्यों शो नहीं किया? क्या टेक्निकल फ्लॉज़ हैं? उस पे बात करें। लेकिन अल्लाह जाने हम क्यों उन चीज़ों पे बात नहीं करते। जब आपको याद होगा जब नए-नए रिज़वान टीम में इंडक्ट हुए और सैफी
को टीम से ड्रॉप हुआ तो अजीबोगरीब कमेंट सुनने को मिलते थे कि ये देखिए जी रिजवान ने क्या ड्रॉप कर दिया, ये देखिए जी रिजवान ने ये मिस फील्ड कर दी और सरफराज को आना चाहिए, फला आना चाहिए। तो हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है और जो नहीं हो रही होती, जो ग्राउंड में हो रही होती है खुदारा उनको डिस्कस करें। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट ही है, मैं तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। हम खुद क्रिकेटर से और बाकी एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हैं। जब आप इस तरह की बातें कर देंगे कि जी वो कोई आपको प्रॉपरली मतलब जाती तौर पे पसंद नहीं है, तो उसकी अगर आप कोई इस तरह की चीजें पेश करेंगे तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। तो पाकिस्तान जवाबे के साथ खेल रहा है और पाकिस्तान को बड़े मार्जिन के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने रन किए, पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की, फवाद बड़ा आउटस्टैंडिंग खेले, इमरान बट सेंचुरी डिजर्व करते थे, नहीं कर सके, नर्वसनेस का शिकार हो गए, मजीद उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। छोटी टीमों के खिलाफ आप रन करके जब आपकी फॉर्म नहीं बहाल हो रही होती, इन्हीं टीमों के खिलाफ आप रन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता है, आपकी फॉर्म बहाल होती है, उसका आपको आगे भी फायदा होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये वाला टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच होगा, वो भी अच्छा होगा और ये सारे यंगस्टर्स स्कोर करेंगे और उनको मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल सही, आपने काफ़ी तफ़सील से बात की, अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज़ुख़रुफ़ हुमायूं से बात करेंगे। हुमायूं, पाकिस्तान की तरफ से ज़ुख़रुफ़ ने जिस तरह बात की कि कॉन्फिडेंस मिला, हमारे ओपनर्स इमरान बट से अपनी पहली सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में रन्स नहीं हो पाए थे, यहाँ पे उनको एक मौका मिला, उन्होंने रन्स किए। आबिद अली काफ़ी वक़्त से स्ट्रगल कर रहे थे, उनको थोड़ा-सा विकेट पे स्कोर करने का मौका मिला। ये कितना बड़ा एक मौका है हमारे उन खिलाड़ियों के लिए जो थोड़ा-सा रन्स जिनके कम थे या जो स्ट्रगल कर रहे थे, कि वो रन्स ज़्यादा करके इस टेस्ट सीरीज़ में अपने एतमाद को बहाल कर सकें? जी, काफ़ी ज़रूरी भी था और जिस तरह की थोड़ी-सी स्ट्रगल चल भी रही थी, उसके अंदर भी था। पर ये ज़ुख़रुफ़ ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि हमें प्लेयर्स की ऑन फील्ड बातों की करनी चाहिए, जबकि ना कि क्या वो ये हो रहा है, जब वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, किस तरह आउट हुए हैं। तो थोड़ा-सा ये बिल्कुल इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और इसको ही मैं थोड़ा-सा वो कंटिन्यू करूँगा कि जब हम आबिद अली की बात कर रहे थे, उन्होंने पिछली 17 इनिंग्स में उनके 2 60 हैं कल का मिला के और 1 40 और उसके अलावा उनकी इनिंग्स काफ़ी ज़्यादा शेकी थी। 25 के हैं या 2 25 हैं या उसके बाद लो फिगर्स 10 या 12 हैं। पर पॉइंट ये हो रहा था कि जब आसिफ अली की जब हम बात कर रहे थे या जो उन पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो इसी तरह हो रहा था कि वो आउट किस तरह हो रहे हैं। और कल भी जो उन्होंने अपना साफ किया है, वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग शॉट नहीं था इस हरीफ टीम के खिलाफ। देखिए ना, वो काफ़ी शेकी हुँ, किस्म हुँ। का उनका शॉट था, वो इतने कंफर्टेबल लग भी नहीं रहे थे, वो लग रहा था कि उनकी फॉर्म अभी बहाल नहीं हो रही और ये उनकी फॉर्म बहुत देर से चल रही है, उन्हें काफ़ी बड़ा रन मिल चुका हुआ है। ये भी नहीं है कि बीच में उनको ड्रॉप हुँ, कर हुँ। दिया था, वापस आए, उन्हें कंटिन्यूअस रन मिला है। तो आप जब लोग थोड़ा हुँ, हुँ। क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मेरा ख्याल है उनका थोड़ा-सा क्रिटिसिज्म जायज़ बनता है क्योंकि आपने शान मसूद को 3 रन्स पे बाहर कर दिया है, जिनकी इतनी सेंचुरीज़ थी और एक बंदे को आपने रखा हुआ है जो कि कंटिन्यूअस रन पे जा रहा है, पर वो भी अब शेकी हुआ हुआ है। तो फिर लोग थोड़ा बहुत हुँ, क्वेश्चन हुँ। करेंगे क्योंकि फिर आपके पास पीछे बैक में अब्दुल्ला शफीक बैठे हुए हैं एज़ अ ओपनर। फ़खर ज़मान टेस्ट टीम में कमबैक करना चाहते हैं एज़ अ ओपनर। शर्जील खान की भी अब फॉर्म आ गई, वो भी आना चाहते हैं, तो लोग बैठे हुए हैं पीछे। तो फिर जब आपको हुँ, हुँ। एक बंदा जो कि इस तरह की टीम के खिलाफ इस तरह की पिच पे शुरू में क्योंकि आप देखें ना, कल इमरान भट्ट ने भी तो किया है 90 पर उनका 90 इतना शेकी नहीं था। उन्होंने एक इनिंग इस तरह की खेली कि पिच को शुरू पे उन्होंने रीड किया, बहुत स्लो खेला, बट देन ही गॉट एग्रेसिव एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग। जो हुँ, आबिद हुँ, अली हुँ। उनकी शॉट्स उस तरह की नहीं थी। आबिद अली शुरू से लेके अपनी 60 तक शेकी लगे हैं। तो इस तरह हुँ, से हुँ, थोड़ा हुँ। हम क्रिटिसाइज़ करें, उनका ऑन फील्ड हो रहा है। और फिर ऑफ कोर्स फिर उनके पुरानी स्टैट्स आप ले आएँगे या आप कहेंगे कि जी उनकी आवाज फॉर्म गायब बहाल हो हो गई रही है, है। प्लीज जरा आवाज ये बढ़ा लें। सारा तो ये सारा कुछ चलेगा। तो इस बात पे थोड़ा क्रिटिसिज्म आता है और वो इस तरह चलेगा। पर हाँ, आप बात करें कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए, जी बिल्कुल फवाद आलम ने देखें जी, उन्होंने अपनी फॉर्म थ्रू आउट कंटिन्यू रखी। जहाँ टफ कंडीशन थी वहां पे भी उन्होंने परफॉर्म किया। कल इतनी ज्यादा टफ नहीं थे, पर जिस सिचुएशन में वो आए थे, टीम को रन ज्यादा चाहिए थे लीड के लिए, और फिर उन्होंने वहां से भी मिडिल ऑर्डर में आके लीड किया और इतनी अच्छी इनिंग्स खेली और सबको साथ लेके चले। तो दैट्स अ गुड साइन कि बैटिंग में आपको पता चल गया, एक बंदा आपको मिडिल ऑर्डर में आ गया है जिनपे हमेशा से क्रिटिसाइज हुआ, इनकी टेक्निक नहीं सही, इनका ये नहीं सही, इनका वो नहीं सही, पर उन्होंने प्रूव किया कि टीम मुश्किल हो, टीम आसान हो, उन्होंने अपनी एक जरूरी एक एंकर रोल की इनिंग्स खेलनी है। उसके बाद रिजवान है, उन्होंने अपनी 40 प्लस की इनिंग्स खेली। तो ये आपको बड़े अच्छे पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। बट हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऑफ कोर्स जिम्बाब्वे की टीम की जो कल बॉलिंग थी, पहले में दिन में उनकी इनिंग्स और उसके बाद उनकी जो बॉलिंग थी, वो कोई उन्होंने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कराई। बहुत ज्यादा वीक किस्म की बॉलिंग थी और इस बॉलिंग के खिलाफ परफॉर्म करना आपके लिए निस्बतन आसान था और जिन बैट्समैन की फॉर्म नहीं थी उनको ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए भी था।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवैस ये बताएँ कि बात हो रही है फवाद आलम की वो 55-56 साल के बाद एक ऐसे खिलाड़ी बने टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 4 अपने जो पहले 50 रन को 100 में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि कोई 50 नहीं है, चारों चारों 100 हैं। एक बड़ी अमेजिंग कंसिस्टेंसी हमें नज़र आई है फवाद आलम की। दूसरा इसको बेसिकली सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि असद शफीक ड्रॉप हुए, तो उस रोल में फवाद आलम को लाया गया। असद शफीक के जो अपने करियर के आखिरी 2 सालों में सिर्फ 2 100 थे और शायद वो आखिरी 2 सालों में उस तरह का इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे असद शफीक, जिस तरह शायद उसे एक सीनियर बैट्समैन से तवक्को की जा रही थी। तो आपको लगता है कि जिस रोल के लिए फवाद आलम को असद शफीक की जगह टीम में शामिल किया गया, वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं फवाद आलम? जी बिल्कुल अहमर, आपके क्वेश्चन की जानिब आने से पहले मैं एक और पॉइंट पे पहले अपनी राय देना चाहूँगा। ज़ुफ़र भाई ये शुरू में आगाज़ में ये बात कर रहे थे कुछ पॉजिटिविटी के, कि कुछ मीडिया पर हमारे बहुत सारे जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। आई थिंक सो कि मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है, मैं सिर्फ छोटी सी बात करूँगा फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, कि शायद कहीं न कहीं अब ये एक ट्रेंड बढ़ चुका है मीडिया चैनल्स के ऊपर कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म जब आप करेंगे तो ही शायद थोड़ा-सा क्रिस जो है वो शो के अंदर आएगा। वो कहीं हमने पढ़ा था ना कि इफ डॉग बाइट्स अ मैन इट्स नॉट अ न्यूज़, बट इफ मैन बाइट अ डॉग इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। सो कहीं न कहीं मेरे ख्याल में शायद वो उसी चीज़ के ऊपर चला जाता है, क्योंकि अगर नॉर्मल चीज़ रूटीन के ऊपर चलेगी और कुछ नॉर्मल ही बातें होंगी, प्लेयर्स के ऊपर हल्का-फुल्का बात होगी उसकी टेक्नीक के हवाले से या मैच के हवाले से, तो शायद कहीं न कहीं ये ज़हन बना लिया गया है कि जो देखने वाला है, वो उस चीज़ को इतना पसंद नहीं करेगा। और कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर आना चाहिए प्रोग्राम के अंदर जो कि शायद कहीं न कहीं जो है वो फिर हॉट टॉपिक बने और फिर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो शायद ये एक ट्रेंड बन चुका है। खैर जो आप ये जो देखिए, आपने हम अपने बड़े क्रिकेटर्स हैं उनसे जब ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक बहुत बड़ा फेस है, बहुत बड़ा नाम है, तो जो प्रॉपर टेक्निकलिटीज है उन पे बात करें। यानी किसी का फ्रंट फुट सही नहीं आ रहा, किसी का बल्ला सही नहीं आ रहा, किसी की हाई बैक लिफ्ट है, क्यों है, इस बॉलर की रिस्ट अच्छी होनी चाहिए, ये दोनों साइड पे मूव कर रहा है, पुरानी बॉल को कैसे यूज करेंगे, इसका हाई आर्म एक्शन है या साइड आर्म एक्शन है। इन टेक्निकलिटीज पे बड़ी माजरत के साथ मैंने पिछले कोई 2-3 सालों में माँ सिवाय राशिद लतीफ के या एक आध कोई और एक्सपर्ट होगा जिसको प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस करते हुए देखा होगा। अदरवाइज किसी को भी नई मॉडर्न क्रिकेट का कुछ नहीं पता। इवन आप इन टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं, एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स, इनसे नए T20 या मॉडर्न क्रिकेट के रूल्स पूछ ले, वो भी इनको नहीं पता होंगे। तो मुझे इस चीज से अफसोस होता है कि हम एज अ स्टूडेंट सीखना चाहते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के थ्रू सीखना चाहते हैं ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ुफ़र भाई आपने जी। बिल्कुल सही बात की है। देखिए अहमद, जो ज़ुफ़र भाई का पॉइंट है कि अक्सर मतलब कि ये भी कहा जाता है ना कि भई एक्सपर्ट के जब कोई कभी बैठता है क्रिकेट के ऊपर तो अक्सर क्रिकेटर ये बात कर देते हैं जी कि आप क्रिकेट नहीं खेले हुए तो आप क्रिकेट में बात कैसे कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक ऐसा फास्ट बॉलर जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली सर्व कर चुका है, वो बतौर बैट्समैन तो उसने सर्व नहीं किया, तो वो बैटिंग टेक्निक से बात नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम लोगों ने बहुत दफा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे मैंने अपने फास्ट बॉलर्स को देखा है, लेजेंड है वो, क्रिकेट पे बात जरूर करें, बॉलिंग पे वो बात कर सकते हैं, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बैटिंग की टेक्निक से भी बात करते हैं। तो ये फिर जो कंफ्लिक्ट थोड़ा सा आता है। खैर अमर, आपने अच्छा फवाद अवैस, आलम के हवाले मैं से इसी पे थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा, आप ही की गुफ्तगू में ऐड करना चाहूँगा, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स, इसमें जो आप चीज़ें वक़्त के साथ सीखते हैं, कई लोग होता है बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेले होते या सिरे से नहीं खेले होते, वो ग्राउंड में जाके, कवर करके, लोगों से बैठ के, उनसे सीख के, वो अपने नॉलेज को वक़्त के साथ-साथ बढ़ाते रहते हैं और कई सालों के बाद उनके पास भी काफ़ी सेर हासिल नॉलेज आ जाता है, क्योंकि वो सीखा होता है कि सीखने में तो कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं, आपने नहीं सीखी भी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फास्ट बॉलर को, या मुझे नहीं पता कि इन स्विंग कैसे होती है और मैं किसी बड़े फास्ट बॉलर के पास जाता हूँ और उससे मैं पूछता हूँ मुझे बताएँ कि इन स्विंग कैसे होता है। ये नहीं कि मुझे सीखनी है, ये इसलिए कि मुझे पता हो, मैं कभी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो मेरे पास ये डिग्री लाज़मी नहीं है कि मेरे पास ये डिग्री होगी। तो मैं नुक्ता सिर्फ़ ये बात करने का मेरा जो पॉइंट नुक्ता ये है कि देखिए ना, आप हर्षा भोगले को देखें, कोई ऐसे क्रिकेटर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट नैरेटर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट होस्ट इन द क्रिकेट वर्ल्ड। नुक्ता ये है कि इल्म तो किसी की वो कहते हैं मिरास नहीं है, वो जो सीखना चाहेगा, जो सीखेगा, उस पे वो कुछ हद तक बात कर सकेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके एब्सोल्युटली। साथ शेयर करता हूँ, फिर हम अवैध की तरफ चलेंगे। अभी मुझे रिसेंटली ये पूरा डोमेस्टिक सीजन हुमायूं के साथ कवर करने का मौका मिला, जिसमें पाकिस्तान कप था, जिसमें नेशनल T20 था और जिसमें
कायजादम ट्रॉफी थी 4 डे टूर्नामेंट, मैंने पूरे 11 मैचेस कवर किए यूबीएल में, नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक में, नेशनल स्टेडियम में। तो मैं उस पूरे डोमेस्टिक से इन चीजों का मैंने अंदाजा लगाया कि आप देखें साजिद खान की और नुमान अली की जो ज्यादा विकेटें हैं वो यूबीएल में और नेशनल बैंक में है। जब वो नेशनल स्टेडियम कराची में गए तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उन्होंने उस पर ओवरकम किया, अपनी टेक्निक पे काम किया, वहां भी उन्होंने आउट किए, फिर साजिद खान ने वहां आउट किए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह का नॉलेज आपको तभी मिलता है जब आप जाते हैं, कवर करते हैं, बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। तो अगर कोई मेरे से इस बात पे आर्गुमेंट करे तो बिल्कुल जरूर करे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह देना कि जी हाँ आप क्योंकि क्रिकेटर नहीं है, आपने क्रिकेट खेली नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप इस पे बात ना करें, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है। अब बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ शाम को स्कोर कार्ड देखते हैं और स्कोर कार्ड देख के सारा कुछ पढ़ देते हैं। अब उनको नहीं पता कि नुमान अली के पिछले 2-3 सीजन में कितनी मेहनत है। साजिद खान ने अंडर 19 से शुरू किया, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलने तक, पाकिस्तान में आने तक उसकी वहां पे कितनी मेहनत है, कितने कितने ये फर्स्ट क्लास सीजन खेल चुके हैं, कब कब से ये मेहनत कर रहे हैं। फवाद आलम ने किस किस तरह से मेहनत की, किस किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया, ये इनमें से किसी को नॉलेज नहीं है। लेकिन चूंकि वो क्रिकेटर हैं, उनको एक लेवरेज मिल जाती है, 10, 12, 15, 20 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, कुछ वनडे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीजें प्रेजेंट करें। दूसरी चीज ये है कि अगर हम चीजें देख के भी ठीक नहीं बता सकते, यानी कुछ ऐसे जबरदस्त स्टैट्स हैं जो मदर अरशद हर इनिंग, हर मैचेस के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड बल्कि बाकी टेस्ट मैचेस के भी शेयर करते हैं, उसमें से भी अगर आप कीड़े निकालना शुरू कर दें तो फिर तो आपका ये अल्लाह हाफिज है, फिर तो आपका कोई इलाज नहीं। बिल्कुल सही है। और बस एक आखिरी बात करके फिर अवैस आप उसको जवाब दीजिएगा, बात काफ़ी तवील हो गई कि मैं अभी हालिया जो टेस्ट मैच था, मैं जब भी कभी सुनता हूँ हमारे बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं सिकंदर बख्त, मैं जब भी उन्हें सुनता हूँ वो इतनी अच्छी इनसाइट्स शेयर करते हैं ड्यूरिंग द कमेंट्री, उनका इतना अच्छा नॉलेज है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं सच्ची बात करूं तो हमारे बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनसे वो बहुत अच्छा इनपुट देते हैं। तो नुकता ये था कि जो नॉलेज होता है अगर आपने हासिल किया है तो किसी मिरास नहीं है, उसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपने मेहनत कर रखी है, आपके पास सलाहियत है, तो वो नजर आ जाता है सुनने वाले को, देखने वाले को। ठीक है, वैसे आप जरा असद शफीक और फवाद आलम वाला जो पॉइंट था उस पर आइएगा जरा प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए अहमद, जब मिसबाह और यूनुस खान की रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में उनकी रिप्लेसमेंट में पाकिस्तान को बेहतर बैट्समैन चाहिए थे जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बाग दौड़ संभालें। असद शफीक और अजहर अली से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रही। हमने सोचा कि शायद अब इनफ क्रिकेट ये खेल चुके हैं इंटरनेशनल और आगे फ्यूचर पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जो है वो लेकर चलेंगे। और एक्सपीरियंस वक्त के साथ जब आप डिफरेंट कंडीशन में खेल लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो जो एक दबाव और एक प्रेशर का माहौल होता है उससे आप फिर आरी हो जाते हैं, आप निकल जाते हैं उससे। फिर आपके लिए ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं कि इंग्लैंड की कंडीशंस में कैसे मैं परफॉर्म करूंगा या साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में मैं टेस्ट क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करूंगा। और हम सब गवाह इस चीज़ के कि असद शफीक जो है वो टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर थे और उन्होंने साउथ अफ्रीका, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म किया भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईजी कंडीशन में या यूए की कंडीशन में परफॉर्म किया है और वहां जाकर वो नहीं खेले। बट जैसा कि आपने बताया कि जो उनके आखिरी साल डेट था उसमें वो बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस शेकी रही। तो ऐसे में दुनिया भर में ऐसा होता है कि आपके जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं टीम के, उनके ऊपर एक बैड पैच आता है। हमने जो रूट को बड़े लंबे अरसे तक देखा कि वो बड़े डाउन चले गए थे परफॉर्मेंस में, फिर उसके बाद डोमेस्टिक में जाकर उनकी परफॉर्मेंस काउंटी में बड़ी अच्छी रही है। देन जब उन्होंने कम बैक किया तो फिर उन्होंने गालबन अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 200 प्लस रन भी उन्होंने स्कोर किए थे एक सीरीज में रिसेंट पास में। सो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास चूंकि असद शफीक के बैकअप पे कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ही तैयार नहीं किया जा रहा था कि जो हम ये सोचते कि यार असद शफीक अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके बैकअप में हमने इस प्लेयर को खिलाकर इससे परफॉर्म करवाना है। सो हम उन पर ही जो है वो डिपेंडेंट रहे। जब बदकिस्मती से वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे तो फिर हमें शायद कहीं ना कहीं ये नहीं समझते कि असद शफीक परफॉर्म कर पा रहे थे तो हमारे पास फवाद आलम भी मौजूद थे, हमारे पास हारिस सुहेल भी मौजूद थे और इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं, तो उनको थोड़ा मौका जरा लेट मिला और असद को हमने बहुत लंबा रन दे दिया। देखिए ज़ुखरुफ भाई, अच्छा अवैस इस पर मजीद भी बात करते हैं, अवैस इस पर मजीद भी बात करेंगे, इस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन चूंकि अभी हमने एक ब्रेक की तरफ चलना है तो इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। जब हम वापस आएंगे तो व्यूअर्स चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जी
जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हो रही थी कुछ असद शफीक और फवाद आलम के मामले के ऊपर और उसी गुफ्तगू को मैं थोड़ा-सा आगे लेके चलूँगा। ज़ुखरुफ से बात करते हैं। ज़ुखरुफ, जब असद शफीक ड्रॉप हुए, तो एक ऐसा भी माहौल या ऐसे कुछ सवालात या बातें भी सुनने को मिली कि जैसे वो ड्रॉप नहीं हो सकते। हालाँकि हमने दुनिया में जब एक बुरा वक़्त आता है किसी प्लेयर के ऊपर जो कि पार्ट ऑफ द गेम है, तो बहुत बड़े-बड़े लेजेंड्स को भी ड्रॉप होते हुए देखा है टीम से और उन्होंने क्या किया कि मेहनत की, वो टीम में वापस आए और फिर से परफ़ॉर्म किया। तो ये क्यों कुछ हलकों से ये तासुर कभी-कभी दिया जाता है कि कोई प्लेयर ड्रॉप नहीं हो सकता? क्योंकि हमने तो यही सुना है बड़ों से या यही सीखा है इस गेम से कि नो प्लेयर इज़ बिगर देन द गेम। जब आपसे एक बुरा परफ़ॉर्म हो रही है, मतलब आपसे सही परफ़ॉर्म नहीं हो रहा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और एक बैकअप में फवाद आलम जैसा या और बहुत सा भी बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, तो इसमें क्या मज़ायका है कि आप उनको मौका दे दें जब आप अभी आपकी परफ़ॉर्मेंस शेकी है और जब कभी आप मज़ीद बेहतर हो जाएँगे, निखार लेंगे अपनी गेम को, तो जहाँ कहीं स्पेस बनेगी तो आप फिर वापस टीम में आ जाएँ। और फिर फवाद आलम ने प्रूव भी किया कि उनको जब से चांस मिला है, उन्होंने असद शफीक के मुकाबले में जिस तरह असद की फ़ॉर्म 1-2 साल से चल रही थी, बहुत बेहतर परफ़ॉर्म किया और पाकिस्तान को काफ़ी 5वें नंबर पे स्टेबिलिटी दी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, गेम से बड़ा तो कोई प्लेयर नहीं है। आपको तेंदुलकर याद होंगे जब उनका बैड पैच आया, उनको टीम से ड्रॉप किया गया, तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं, मेरा बैट जवाब देगा, और फिर ऐसे ही हुआ। बड़ा ज़बरदस्त उनका कमबैक हुआ और फिर वो दोबारा खेले और नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर्स में से उनका शुमार होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही था। फवाद आलम को आप चांस दे सकते थे, लेकिन जब चांस फवाद आलम की बारी थी फिर आपने हारिस सुहेल को इंडक्ट कर लिया, फवाद फिर रह गए। ये एक बात तो ऑन पेपर बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है कि जैसे ही यूनुस भाई और मिसबा भाई टीम से गए, रिटायरमेंट हो गई, मतलब उसी वक्त जो जगह बनती थी वो सबसे पहले उसके हकदार फवाद आलम थे, किसी भी प्लेयर से पहले। चाहे किसकी जैसी भी परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो, फवाद आलम डिजर्व करते थे। वो मिस हुआ, फिर थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप क्रेडिट दें फवाद आलम को कि जिस कमिटमेंट का उन्होंने मुजाहरा पिछले 10 साल में किया है, उसकी हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं मिसाल नहीं मिलती। यानी इसके अलावा, फवाद के अलावा कोई भी प्लेयर हमें नहीं मिलता जिसने इतना सब्र किया हो, इतनी कमिटमेंट हो और उसने फिर आके परफॉर्मेंस भी दी हो। तो जब आपका बेंच स्ट्रांग होता है तो फिर आपको कंपटीशन का मौका मिलता है। जैसे अब अभी हम जब रीसेंट पास में बात करते हैं तो हमारे पास उस्मान कादिर हैं, शादाब हैं, फिर हमारे पास जाहिद महमूद आ गए, साजिद खान हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक ऑफ ब्रेक बॉलर है, 3 लेग ब्रेक बॉलर है, लेकिन अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छा बेंच आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो कोई भी किसी चीज को आसान नहीं ले सकता कि हाँ अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉप भी हो गया तो चीजें इस तरह हो जाएंगी और दूसरा प्लेयर शामिल हो जाएगा। तो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए। तो बेंच आपका जितना स्ट्रांग होगा, वो फवाद को भी उसका फायदा होगा, हारिस सुहेल को भी उसका फायदा होगा, पाकिस्तान टीम को भी सबसे बढ़ के उसका फायदा होगा। अच्छा हुमायूं, मैं आपकी तरफ आऊँगा। फवाद आलम का बड़ा एक ऐसा मिस्टीरियस सा केस रहा है कि 10 साल तक वो टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। हमें मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिलती थी। अच्छा, बड़ी अजीबो-गरीब भी कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि अंदर की कहानी ये है कि सेलेक्ट नहीं करे। बड़ी अजीबो-गरीब बड़ी ऐसी कि शायद कुछ ऑन एयर शेयर भी नहीं हम कर सकते। तो अच्छा, फिर कभी हम क्रिकेट के हलकों में बैठते थे हुमायूं, आपको भी पता है कि लोग कहते थे कि यार ये देखना उसको तीसरी बॉल ही लग जाएगी, ये तो इंजर्ड होके बाहर आ जाएगा, जख्मी हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब हर तरह की बात आपने फवाद आलम के बारे में हमने सुनी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फवाद आलम न्यूजीलैंड गए, वहां भी रन्स कर लिए। फवाद आलम ने पाकिस्तान में भी कर लिए, अब जिम्बाब्वे में भी उन्होंने अपनी उसी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इससे हुमायूं, ये एक तासुर नहीं आता कि हमारे यहाँ एक पहले ही मुस्तकबिल के जो वो कहते हैं वो ज्योतिषी बनकर पूरा नक्शा खींच देते हैं कि भाई ऐसा होगा, इसको नहीं खिलाना चाहिए, रिगार्डलेस के किसी की परफॉर्मेंस को सामने रखना चाहिए कि एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना परफॉर्म किया हुआ है, इंटरनेशनल में जब खेल रहा था तब परफॉर्म किया हुआ है। कैसे देखते हैं आप हमारे लोगों के कमेंट्स को और फवाद आलम की परफॉर्मेंस को? देखिए ना, एक तो जी मैं कहना ये चाहूंगा कि फवाद आलम का जो केस था वो हर बंदा हमेशा लड़ता था, बट आई वुड से कुछ लोग थोड़े अनलकी होते हैं। फवाद आलम एक उस कैटेगरी में भी आते हैं कि थोड़े से अनलकी भी थे कि उनको वो अगर उनके पास जाना भी था तो वो आपके 3rd या 4th चॉइस में आते थे। अगर आपने प्रायोरिटीज देनी थी तो आपने काफी दूसरे लोगों को प्रायोरिटीज दी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिन बाकी लोगों को दिए वो भी ऐसे नहीं कह सकते डिजर्व नहीं करते थे, वो लोग भी डिजर्व करते थे। हारिस सुहेल, अगर हारिस सुहेल को प्रायोरिटी दी है तो वो भी बुरे बैट्समैन नहीं थे, वो भी अच्छे थे और फिर उन्होंने आके उधर एरिया पे कुछ हद तक परफॉर्म किया भी। जब असद शफीक भी आए तो उन्होंने भी उधर आके परफॉर्म किया ही, तो उनकी वहाँ टीम में जगह बनी रही। और ऑफ कोर्स मिसबा और यूनुस खान के एरा में जब आए थे
थे तो वो ऑफ कोर्स जगह बनती नहीं थी। और जब फवाद आलम टीम में भी आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि उस टाइम उस टीम में एक प्लेयर खेल नहीं पा रहा था ड्यू टू इंजरी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आई थिंक ओपनिंग में सलमान बट नहीं उस टाइम पे खेल पा रहे थे, तो आपने फवाद आलम को चांस दी थी, उन्होंने डेब्यू पे 100 कर दिया था। वरना फवाद आलम वाज नॉट ब्रॉट इनटू द टीम के जी, किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी तो उस जगह पे आए। वो एक इंजरी की रिप्लेसमेंट थी उस मैच में, जिन्होंने अपनी 100 पे आके उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 100 कर दी थी, बट ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। और अभी भी हम देखें फवाद आलम के केस में अभी भी उनको आपने प्रायोरिटी नहीं दी थी। वो तो बाबर आजम को इंजरी होगी और आप हारिस सोहेल के साथ आपने फवाद आलम को खिलाना पड़ गया क्योंकि आपको वो सेकंड चॉइस है, वरना आप हारिस सोहेल को प्रायोरिटी दे रहे थे उस जगह पे। और जब वो फिर इंजर्ड हुए और बाबर आजम नई टीम में थे और उस टाइम पे परफॉर्म कर गए, तो फिर फवाद आलम फिर अपनी जगह बना गए, क्योंकि फिर जब उन्होंने वहां परफॉर्मेंस दे दी, हारिस सोहेल ने नहीं दी, तो आपको नजर आ गया कि नहीं जी यही अब हमारी प्रायोरिटी रहेंगे। और फिर फवाद आलम की टीम में कम बैक हुई, वरना अगर हम देखा जाए तो उनको भी क्लीन रन नहीं मिल रहा था। जब उनकी 2 सीरीज ड्रॉप हो गई तो कंसिडर ये हो रहा था कि अब वो ड्रॉप हो जाएंगे, कंसिडर नहीं होंगे, तो बाबर आजम की इंजरी के बाद उन्हें दोबारा रन मिला। सो ये इस तरह का केस था और इस वजह से अब वो लकी हुए और फिर उन्होंने परफॉर्म किया और आपको वो डिजर्विंग है और वो रहेंगे क्योंकि अब उन्होंने अपनी जगह बना ली है। जिन लोगों को उतनी वहां पे जगह मिली वो बना नहीं पाए। तो एक तो ये केस है। ऑफ कोर्स ये कुछ टाइम पे कुछ एरा पे लोग अनलकी हो जाते हैं, फिर उन्हें जगह नहीं मिलती। आसिम कमाल भी एक इस तरह की एग्जांपल रह चुके हैं हमारे पास कि उनको जगह बनती थी टीम में, पर ऑफ कोर्स इतने प्लेयर थे वो नहीं आ पाए। शमी असलम एक ओपनिंग में इस तरह की एग्जांपल है कि आप लोगों के वो आए थे, उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंसेस दी थी, वो जिस तरह का वो ओपनर चाहिए था, पर एक आधी बुरी परफॉर्मेंस वो टीम से बाहर वो दोबारा कंसिडर नहीं हुई। अच्छा, वैसे हुमायूं, मैं आपकी बात में ऐड करता चलूंगा। समी असलम के हवाले से तो मैं बड़ी एक सीधी सी बात करता हूँ कि समी असलम की जगह खराब की गई, उनको पर्पसफुली खराब किया गया समी असलम को। तो ये भी मिसालें हमारे कुछ हमारे यहाँ मौजूद हैं। यही मैं एग्जांपल देना चाहूँ। कुछ प्लेयर्स इतने अनलकी हो जाते हैं कि उनकी आपको अच्छे नहीं लगते, और जब आपको एक आधी बुरी इनिंग दो तो फिर आप उनको कंसिडर ही बाहर कर देते कि नहीं हम बाकियों को प्रायोरिटीज देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में ये हुआ। पर मैं असद शफीक की यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जब हम असद शफीक की यहाँ बात कर रहे थे तो असद शफीक ने अपनी लास्ट 20 इनिंग्स में 5 इनिंग्स में उनकी बैटिंग नहीं आई, और जहां उनकी उसके अलावा जो 15 इनिंग्स में बैटिंग आई उधर उन्होंने 88 किया, 65 किया, 76 किया, 57 किया, 63 किया, 65 किया, और उसके बाद फिर उनके थोड़ा सा बुरा पैच आया था 29, 21 और उसके बाद 7 और एक आधी 10 थी। तो असद शफीक को इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। आप ये भी देखें उनको टेस्ट मैच पे काफी गैप के बाद वो और क्रिकेट फॉर्मेट खेलते नहीं थे, तो ये उनकी एक दो आपकी सीरीज पे जो बैड पैच आया और आपने उनको बैड पैच के बाद उनको ड्रॉप करना पड़ गया क्योंकि अच्छा, जुखरुफ कुछ कहना चाह रहे हैं, जुखरुफ कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद इस दौरान जुखरुफ भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जुखरुफ। जी आपने जो हुमायूं ये जितने भी स्टैट्स बताए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त टीम को जरूरत थी उस स्टेज पे असद शफीक ने पिछले इन 20 इनिंग में से कितने मैचेस बचाए या कितने मैचेस जितवाए, ये चीज टेस्ट मैचेस में बड़ी अहमियत की हामिल है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने 60 कर दिया, 70 कर दिया, 75 कर दिया तो सारा काम ओके हो गया। आप साथ ये देखते हैं कि भाई उस स्टेज पे आके आपने कितने मैचेस बचाए और कितना पाकिस्तान को फायदा हुआ। मैं इसी स्टेट को आगे लेके जा रहा हूँ कि उनके ऊपर ये प्रेशर था कि मिसबाह यूनुस, मैं ये अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि मिसबाह यूनुस के जाने के बाद ही वुड बी द गाय डूइंग दिस थिंग विद अजहर अली, राइट। और ये और उनकी जिस पोजीशन में खेलते वो नीचे आके टेल के साथ खेलते थे, वो ऊपर उनकी पोजीशन ऊपर नहीं थी। अगर आप वैसे देखें तो यूनुस खान और मिसबाह उल हक के साथ वो जब टीम में थे तो असद शफीक को आप नीचे खिलाते थे और वो एक टेल के साथ अच्छे बैट्समैन थे। आपने उनकी पोजीशन ऊपर लेके गए, आप उन्होंने कोशिश किया वो वहां पे करें स्टेब्लिश। पर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ये कि आप गिवन दैट कंपैरेटिवली उस टाइम पीरियड पे अजहर अली भी थोड़ा इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, हारिस सोहेल भी थोड़ी देर से टीम के साथ थे, वो भी उस जगह पे कोई इतना नहीं परफॉर्म कर पाए, पर ज्यादा मलबा इनके गिरा क्योंकि इनकी ज्यादा इनिंग्स थी और ये कंटिन्यूसली ज्यादा खेले थे। तो इस मामले में फिर आपने किसी और को चांस दिया और उन्होंने उनकी जगह ले ली। आपने फवाद आलम को चांस दिया, उन्होंने जगह बना ली। पर मैं इस पॉइंट पे ये रेस करना चाह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं थी, मतलब इतनी बुरी नहीं थी। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है, मेरा पॉइंट ये कि अगर फवाद आलम ना परफॉर्म करते और हारिस सोहेल ने भी परफॉर्म नहीं किया, वो भी टीम से बाहर हो गए, और उसके बाद आपने एक और ऑप्शन दी कि आपने ऑलराउंडर को उस पोजीशन में ऊपर खिलाना है, कि आपने फहीम अशरफ को बैक किया कि वो बैटिंग कर लेते हैं, तो फहीम अशरफ ने वो जगह ले ली एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। हसन अली को भी आपने बैटिंग ऑलराउंडर किया, इस हद तक आप शदाब को भी बना रहे थे कि वो बैटिंग ऑलराउंडर बने। तो इस वजह से भी असद शफीक बाहर हो गए, क्योंकि असद शफीक जिस पोजीशन में खेल रहे थे वो प्योर बैट्समैन थे, पर हमारे पास ऑलराउंडिंग ऑप्शन भी बहुत आ गए वहां, जो कि बैट्समैन बैटिंग कर सकते हैं पर बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो फिर हमने ऑलराउंडर को वहां ज्यादा दिया और असद शफीक को हम ऊपर नहीं लेके गए, और ऊपर फिर हमने बैक किया, लोगों ने जगह बना दी। पर मैं कह रहा हूं अगर इस केस में
हमारा बैटिंग ऑलराउंडर की ऑप्शन ना होती और हमारी लॉट में से हमें दोबारा सेलेक्ट करना होता तो आसिफ शफीक फिर भी आ सकते थे टीम पे बाय। परफॉर्मेंसेज अच्छा, बिल्कुल सही काफी है। इस टाइम पे काफी लोगों ने काफी जगहों पे इस टाइम पे काफी लोगों ने परफॉर्मेंसेज नहीं दी। मेरा पॉइंट ये था रेस करने का कि आसिफ शफीक की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, बट ऑफ कोर्स किसी और ने उनकी जगह ले ली और अपने बैटिंग ऑलराउंडर खिलाए तो आसिफ शफीक बाहर चले गए। और अब भी वो परफॉर्म करेंगे जी, तो टीम में उनकी जगह आना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनकी जो पोजीशन जिस पोजीशन में उन्होंने खेलना है आपको नहीं पता वो किसकी पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल नहीं है उनके लिए स्लॉट। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर को थोड़ा-सा मज़ीद भी क्लियर करना चाहूँगा। इसमें ऐसा है कि देखिए थोड़ा-सा हारिस सोहेल को एक्सटेंडेड रन मिला क्योंकि उनसे भी रन्स नहीं हो रहा था, लेकिन उनको थोड़े से एक्स्ट्रा मैचेस में ट्राई किया गया, नहीं परफ़ॉर्म किया, तो वो भी ड्रॉप हो गए। अज़हर अली का केस थोड़ा-सा इस तरह से है कि अज़हर अली भी बहुत अरसे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो आपका बिल्कुल एंड पे थ्रेशोल्ड आया होता है कि इस 2-4 इनिंग्स में नहीं करेंगे तो शायद ड्रॉप हो जाएँगे। तो इंग्लैंड के टूर के ऊपर आपको याद होगा अज़हर अली ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग मैच सेविंग, ये फ़र्क था अज़हर अली और अगर आप मुझे असद शफीक के केस का फ़र्क करने के कहेंगे कि असद ने बीच में रन्स तो किए लेकिन जहां मैटर करते थे पिछले 1-2 साल में वहां रन्स नहीं कर सके। अज़हर अली ने मुश्किल जगह पे आके एक अपने करियर सेविंग भी और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी 140 समथिंग की इंग्लैंड के खिलाफ। फिर अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देखेंगे एक जगह आपको खेलना था वहां भी 90 ऑड की इनिंग्स खेली थी अज़हर अली ने, बहुत आउटस्टैंडिंग। ये 2-4 इनिंग्स ऐसी थी मुश्किल जगहों पे आके जो अज़हर अली को बचा गई, यानी टीम के अंदर उनको वो अपनी जगह को होल्ड कर गए कि यार मुश्किल जगहों पे आके, क्योंकि आपको पता है टफ कंडीशंस में या मुश्किल जगह पे आके रन्स करना उसका जरा इंपैक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, आप थोड़ा किसी को अनलकी कह सकते हैं कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम कि किसी प्लेयर्स को कुछ आखिरी लम्हे पे परफॉर्म करके बच जाते हैं और कई प्लेयर्स होते हैं कि उनसे नहीं हो पाता और किसी और प्लेयर को मौका मिलता है उनकी जगह ले लेते हैं। अच्छा, अवैस की तरफ हम मूव करेंगे। अवैस, आपकी तरफ आते हैं। ये बताएं कि हसन अली के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जब वो टीम से ड्रॉप हुए थे तो लोगों ने बड़ी बात की कि ये तो बस अब सिर्फ टिकटॉक ही बना सकते हैं, ये तो सिर्फ अब डांस शांस ही करा लें इनसे, ये खत्म हो गए, इंजरी हो गई, ये हो गया, और जी बिल्कुल फारिग हो गया। सबसे अजीब बात हमारे मुआशरे में होती है और शादी के बाद बिल्कुल ही फारिग हो गया। तो ये जो बड़ी एक अजीब, मुझे हंसी भी आती है इस तरह की बातों के ऊपर। तो लेकिन वो गए, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, नजर आ रहा था ना सिर्फ बॉलिंग के साथ बल्कि बैटिंग में बड़ी इंप्रूवमेंट आई। और जो वो कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तानी टीम में वापस आए तो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी आपने देखा कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी की तसलसल को इसी तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ भी दिखाया। हसन अली की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट साइड में करंटली वो शायद पाकिस्तान के सबसे डिपेंडेबल फास्ट बॉलर है? लोक अहमर, पाकिस्तान की टीम में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना जब डेब्यू किया था तो फ्रॉम द डे वन वो बेशक परफॉर्मेंस उनकी डाउन भी रही या उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए, मुझे हमेशा से उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा पसंद रहा है। एक शादाब खान है और एक हसन अली है। वो ग्राउंड में जब भी आते हैं, जितनी मर्जी मुश्किल अपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे हों, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बहुत ही शानदार रहता है। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते अपने ऊपर। ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज जो है वो कभी आपकी डाउन भी रहती हैं, कभी आप बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर लेते हो। सो इस तरह की चीज और इस तरह की जो एबिलिटी होती है ये हमेशा आपको उस वक्त बहुत काम आती है जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही होती है। आप जब टीम से बाहर होते हो, आप दोबारा जाते हो डोमेस्टिक में, परफॉर्म करते हो और आपकी वो एबिलिटी आपको वापस लेकर आती है टीम के अंदर। और यही चीज जो है वो हसन अली में भी, इवन के बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये भी बात की थी कि शायद ये हसन अली की जो इंजरी का प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा सीरियस हो जाए, क्योंकि बैक का प्रॉब्लम अहमर आप जानते होंगे, दो चीजें फास्ट बॉलर को बड़ी जल्दी खत्म कर देती हैं। एक जो नी प्रॉब्लम होती है और एक जो बैक प्रॉब्लम हो जाए फास्ट बॉलर को, सो वो ऑलमोस्ट उस खिलाड़ी का करियर जो है वो खत्म करने की तरफ चली जाती है। तो जब ये एबिलिटी और ये जोश आपके अंदर होता है तो आप बड़ी जल्दी कम बैक भी कर लेते हो, और यही चीज हसन अली में हमने देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती, लोग जो है पर्सनल चीजों के ऊपर क्यों हमेशा जाते हैं। देखिए वो भी हमारे जैसे ही एक आम इंसान है, इसी रीजन के अंदर बड़े हुए हैं, इसी माहौल में बड़े हुए हैं। ये ऑब्वियसली हम लोग में भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट का एक अपना एक वो होता है कि हमें इस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। सो क्रिकेट फील्ड से हटकर वो जो मर्जी करें, ये इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। इस चीज के ऊपर कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, ना किसी क्रिकेटर को करना चाहिए, ना किसी आम जो पब्लिक है जो कि क्रिकेट लवर है उसको करना चाहिए। ये एक पर्सनल लाइफ होती है, वो जो मर्जी करें। हाँ, ग्राउंड के अंदर अगर कोई एटीट्यूड इस तरीके से है टुवर्ड्स द गेम तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सो वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में शायद टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर जो है वो इस वक्त हसन अली है।
बिल्कुल सही है। अच्छा, पाकिस्तान में मुकाबले की फ़ज़ा जो हम देखें वो बड़ी बढ़ती जा रही है, नए प्लेयर्स को चांस मिला, अक्सर ने परफ़ॉर्म किया, जो आपको एक बेंच स्ट्रेंथ नज़र आती है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ गए हैं। अब अच्छी बात ये लग रही है कि एक तरफ मोहम्मद अब्बास जो गुज़िश्ता 8-10 टेस्ट मैचेज़ से अपने आखिरी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो टीम से ड्रॉप हुए, तो काउंटी क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो काउंटी क्रिकेट में अर्ली वहाँ पर सीज़न है, फ्रेश पिचेज़ हैं, तो थोड़ा फ़ास्ट बॉलर को हेल्प भी मिलती है, लेकिन अगेन विकेट्स आर विकेट्स, वहाँ पर वो आउट कर रहे हैं, परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस में भी इज़ाफ़ा होगा। फिर आगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पर भी उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी होगी। तो ज़ुखरुफ़, कैसे देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान के पास चॉइसेस काफ़ी बढ़ रही हैं अब, क्योंकि नए फ़ास्ट बॉलर्स को भी मौका मिल रहा है और चॉइसेस भी पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, और जो पुराने फ़ास्ट बॉलर, जिस तरह मैं अब्बास की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि वो ड्रॉप हुए, तो वो भी बड़ा अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमेशा से हम एक चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वो सीनियर्स का, जूनियर्स का या सीनियर्स का यंगस्टर कॉम्बिनेशन है वो बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। तो हमने देखा कि मिडल ऑर्डर में अगर हम टी20 में बात करें तो हफीज़ बड़ा एक ज़बरदस्त बैकबोन का रोल प्ले कर रहे हैं। हफीज़ भाई की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ रही हैं। इसी तरह अगर हम टेस्ट मैचेज़ में देखें तो जहाँ पे फवाद आलम ने टीम को सँभाला, अज़हर अली की फ़ॉर्म दोबारा बहाल हुई, वो लेके चल रहे हैं। फिर रिजवान जिस पीक फॉर्म में जा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। इसी तरह जब हम लेग ब्रेक बॉलर्स की बात करते हैं तो मैंने पहले आपको एग्जांपल्स दी। इसी तरह फास्ट बॉलर्स में अगर हम बात करें तो मोहम्मद अब्बास हैं, फिर शाहीन अफरीदी हैं, फिर आपके पास हसन अली हैं, और इस तरह से आपको थोड़ा-सा आप कह लें कि वो जो एक अर्ज होती है परफॉर्मेंस की वो दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है। आप चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें और आप टीम में अपने आप को बरकरार रखें। फिर हसन अली ने जिस तरह अपनी बैटिंग में इम्प्रूव किया वो बहुत बेहतरीन रहा। फिर आपको याद होगा कि जब अभी डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हुई तो जो सेंट्रल पंजाब के कैप्टन थे उस्मान सलाहुद्दीन, पहले 2 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, फिर हसन अली की वापसी हुई, वो कप्तान बने और वो कहाँ नंबर 6 से टीम को लेके नंबर 1 पे ले गए और उन्होंने फाइनल मैच में भी कामयाबी दिलवाई। तो वो जो उनकी दूसरी स्किल्स है वो भी उभर के सामने आई। फिर जो उनकी टेक्निकल स्किल्स है वो भी हमने देखी, बैटिंग भी देखी, बॉलिंग भी देखी, कप्तानी भी देखी, तो ऑल टुगेदर एक बड़ा अच्छा पैकेज बन गया। और मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अब्बास अभी भी जिस मेहनत के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह उनकी स्किल्स हैं, जिस खूबसूरती के साथ वो बॉलिंग करते हैं, वो अपनी फॉर्म बहाल करेंगे, वो दोबारा टीम में जगह बना लेंगे और हमें वही मोहम्मद अब्बास नजर आएंगे जो पिछले कुछ अरसे में हम मिस कर रहे थे। मेरी सिर्फ हमेशा से एक गुजारिश ये होती है कि देखें, जो प्लेयर, जो क्रिकेटर जब परफॉर्मेंस दे रहा होता है उसको तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही होती है। असल सपोर्ट की जरूरत किसी भी एथलीट को, किसी भी प्लेयर को उस वक्त होती है जब वो अपने मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। हसन अली को किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुश्किल वक्त में, जो उनका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह हमारे मीडिया ने उनके साथ ट्रीट किया वो आपके सामने है। इसी तरह मोहम्मद अब्बास, अगर फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस थोड़ी सी उनकी उसमें फर्क आया है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मोहम्मद अब्बास को क्रिकेट भूल गई है या वो क्रिकेट नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई अननोन सा प्रेशर फील कर रहे हो, मेंटली थोड़े से अपने आप को वीक कर रहे हो, दोबारा वहां पे गए हैं, कंडीशन में परफॉर्मेंस देंगे, अपना ऑब्वियसली खून उनका बढ़ेगा, अपने आप को बकअप करेंगे, कहीं से अच्छे मशवरे लेंगे तो फिर उनकी फॉर्म बहाल हो जाएगी। हुमायूं, पाकिस्तान की टीम जो है वो आपके ख्याल में ओवरऑल, आप जिस तरह पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा है, तो आप पाकिस्तान की टीम की तो चलो परफॉर्मेंस एक तरफ रही अच्छी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिम्बाब्वे की टीम की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस आड़े आ रहा है और जिम्बाब्वे को भी टाइम टू टाइम बड़ी टीमों के साथ मैचेस मिलने चाहिए, ताकि उनकी जो क्रिकेटर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, जिनको डेब्यूटेंट्स होते हैं या कम क्रिकेट खेली होती है, उनको भी एक्सपोजर मिले? बिल्कुल। और ये शायद आई एम नॉट श्योर, मैं इसको थोड़ा सही बोल रहा हूँ, अगर गलत हो तो मैं माजरत करना चाहूंगा, कि उन्होंने कोई 2 या 3 साल बाद किसी प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ क्रिकेट खेले हैं। उससे पहले उन्होंने उनका आयरलैंड या फिर अफगानिस्तान वगैरह के साथ ही टेस्ट मैचेस होते रहे, तो उनकी टेस्ट मैच बहुत देर बाद हो रही है। और दूसरा, ये जिस टाइम पे मैचेस हो रहे हैं जिम्बाब्वे में, ये उनका ऑफ सीजन का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पे वहाँ पे क्रिकेट नहीं होती ड्यू टू कोविड। अब टाइम और स्केड्यूल ऐसा है कि उन्हें इस टाइम पे खेलना पड़ा है, वरना आमतौर पे इस टाइम तक उनका सीजन ओवर हो चुका होता है, मार्च के शुरू तक हो गया होता है, अब तो अप्रैल के एंड और मई में जा रही है। तो ये भी एक है। और दूसरा ऑफ कोर्स उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो उस लेवल पे जिम्बाब्वे नहीं जाती, तो उनको बड़ी
इम्प्रूवमेंट चाहिए और जो उनके प्लेयर्स जिन्हें आना चाहिए, जैसे कि ब्रेंडन टेलर जो उनके वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो भी अभी फॉर्म में नहीं आ पा रहे। तो उनकी टीम में थोड़े इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं। सो दे विल हैव टू रिकवर, दे हैव टू बिल्ड, और उनको उसके हिसाब से चलना है। मैं थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग और हसन अली वाली बात थी। एक तो बंदे ने कमबैक करना, और आप देखते हैं कि जी उन्होंने कमबैक किया हुआ है और जिस तरह वो कर रहे हैं, एक उनकी लकी बात ये है कि वो बैटिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गए हैं। और जब आपको टेल में जब बैटिंग मिल जाए तो फिर एक बॉलर के लिए, वो तो पाकिस्तान टीम में जिस तरह की हमारी टीम की लाइन एकदम से गिरती है, अगर आपको एक बंदा बैटिंग ऑप्शन दे दे वो तो बहुत अच्छा है। पर तीसरी बात हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब आप हसन अली को बॉलिंग करते हुए देखते हैं, वो अभी भी वो अपनी फुल फॉर्म में नहीं आए हुए, पर कितने इंटेलिजेंट बॉलर है। मतलब उनकी जो बॉलिंग में इंटेलिजेंस है वो आपको नजर आती है कि अभी भी वो फुल टाइम फॉर्म में नहीं है, फिर भी इतनी इंटेलिजेंट बॉलिंग कराएंगे। उन्हें पता है उन्होंने कहाँ पे पिच करनी है, किस बैट्समैन को किस तरह फंसाना है, किस लाइन और लेंथ पे बॉल करानी है, और वो उस तरह की बॉल करा के फिर वो उस बैट्समैन को अभी भी बड़े आराम से वो आउट करने में कामयाब होते हैं। तो जो हम क्रिकेट में बात नहीं करते कि जो एक बंदा होता है टैलेंट पे खेल रहा होता है, एक बंदा होता है कि वो बड़ा अच्छा होता है, तीसरा बंदा होता है दिमाग। कुछ प्लेयर जब आपको दिमाग क्रिकेट में यूज करते हुए नजर आए तो फिर आपको वैसे ही उनकी जिसे कहते हैं नहीं तारीफ करने की आपको दिल करता है। मतलब कि आप हसन अली की एग्जांपल लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में जो हमारा आखिरी T20 था, जो नवाज और हसन अली ने बचाया था, जो कि फंस गया था, चेस पे जाना था, और आप उनकी पोस्ट मैच के बाद जब आपने इंटरव्यू देखा, मैं इस बात को 2-3 दफा रिपीट कर चुका हूँ, मैं जरूर यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को कुछ रन चाहिए थे और उनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स हुई थी और उन्होंने वहाँ बैटिंग की, तो उन्होंने वहाँ फिर एंड पे छक्के चौके मार के मैच जिता दिया। तो उनसे पूछा गया कि आप प्रेशर में नहीं थे कि जी रन ज्यादा हो गए और आपके पास बॉल्स कम हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं अंदर गया तो मेरे दिमाग में था कि बॉलर बॉलिंग करा रहा है, उसने एक ओवर में 1-2 बॉलें तो लूज करानी है और तभी मैंने स्कोर करना है, तो अगर मैं एक ओवर में 2 बाउंड्रियां मारूंगा तो ये चेस हो जाएगा। और उन्होंने वही किया और वो किया। तो आप देखें बैट्समैन की उनकी एज अ बैट्समैन प्रेजेंस ऑफ माइंड, एज अ क्रिकेटर प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं, तो वो इसलिए भी बहुत ज्यादा उभर के, और उन्होंने जब कम बैक किया तो आप उनकी तारीफ करने पे मजबूर होते हैं कि एक तो वो इंटेलिजेंट प्लेयर हैं, इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं, उसके बाद उनके पास टैलेंट भी है। तो इस तरह के बंदे को तो वैसे ही बहुत बैक करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं इसी जगह पे जिस तरह के लोगों को मौके मिल रहे होते हैं और वो अपने मौकों को किस तरह अनयूटिलाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सिचुएशन क्या है मैच की, किस तरह की शॉटें मारे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की बैटिंग मिडल ऑर्डर बिल्कुल सही। राइट हुमायूं, बिल्कुल आपकी बात समझ गए। जी, जी, बिल्कुल सही है हुमायूं। बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम का वक़्त बिल्कुल तमाम हो गया, गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प चल रही थी और दिल चाह रहा था कि गुफ्तगू करते रहे। बहरहाल आप सब पैनलिस्ट का ज़ुफ़र मुमताज़ खान, हुमायूं नज़ीर, अनवैस खटक, आपका सबका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। व्यूअर्स, अब वक़्त हुआ चाहता है कि आपसे ली जाए प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स से, अपने मेज़बान अहमद नजीब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।